यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि का यहाँ पर जो मेंटरशिप टेस्ट है यूपीएससी प्रीलिम्स 2027 के लिए, ठीक है, यूपीएससी का जो आईएएस एग्जाम होता है 2027 का जो एग्जाम होगा उसके लिए यहाँ पर दृष्टि का जो मेंटरशिप चल रहा है उसके हम लोग पेपर कर रहे हैं, है ना। पहला पेपर कर चुके हैं, दूसरा पेपर यहाँ पर है। पहला पेपर भी यहाँ पर हिस्ट्री के करीब काफी क्वेश्चन थे और मैपिंग के भी क्वेश्चन थे, करंट अफेयर्स के भी थे, इसलिए यहाँ पर और भी दिया है क्योंकि इनका पूरा सिलेबस होता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन देते हैं लोग, है ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजें आपकी कवर होती जाएंगी, ठीक है। तो अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। आपके पूरा बुकलेट लेके रख लेना या फिर एक पेपर का पूरा कॉपी लेके रख लेना है। जो टॉप पहली बात तो क्या है, जो भी टेस्ट लगाओ ऊपर लिख दो, है ना। सब के साइड में क्या लिखते हो, टॉपिक को लिखते हो, टॉपिक की पूरी लिस्ट बनाते हो। वो सब आप जब टेस्ट खत्म हो उस टॉपिक को जाकर डीप में पढ़ो, और तो एक अच्छा सा सिलेबस पूरा तैयार कर पाओगे। साथ में उसी टॉपिक की कोशिश करो कि मेंस के आंसर राइटिंग लिखने की, है ना। वो मुझे भेजो, मैं आपको क्वेश्चन चेक करूंगा, राइट। ऐसे भी कर सकते हो। बाकी अच्छी प्रिपरेशन आपकी प्रीलिम्स हो जाएगी अगर इतनी चीज़ आप अच्छे से करते रहोगे और मेंस की भी साथ साथ क्वेश्चन लिखते रहोगे तो, राइट। तो इतना आपको करना है। बाकी कुछ पूछना है तो टेलीग्राम से जुड़ के पूछ सकते हो, अपना चैनल यूपीएससी नॉलेज टेक, और पर्सनल आपको पूछना है तो @BATHAMSHIV, है ना। कोई स्पेस नहीं है इसमें, आपको टाइप करके कांटेक्ट करना है। यहाँ पर टेलीग्राम आईडी है ये। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं इसका, 50 क्वेश्चन 51 से स्टार्ट करेंगे। आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन है। इससे बोला है कि बौद्ध धर्म के संबंध में विचार करने संघ की सदस्यता जाति और आयु का विचार करने के बिना सभी व्यक्तियों के लिए अनुमेय होती है। पहला 51 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि संघ बौद्ध धर्म का संगठित भिक्षु आदेश था और इसमें धर्म के प्रचार प्रसार के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इसकी सदस्यता जाति के भेदभाव के बिना 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए खुली थी। हालांकि अपराधियों, कुष्ठ रोगियों तथा संक्रामक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को इससे बाहर रखा गया था, और संघ लोकतांत्रिक जो सिद्धांत थे उस पर काम करते थे, और भिक्षु और भिक्षुओं के लिए अनुशासन सिद्धांत पर काम करता था, ठीक है। पहली बात यहाँ से इसकी गलत होगी। सेकेंड बात है 4 आर्य सत्यों के अनुसार दुख की उत्पत्ति इच्छा, तृष्णा और अज्ञानता और आसक्ति से होती है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा अष्टांगिक मार्ग के तहत सम्यक आजीविका का सिद्धांत निष्कपट साधनों के माध्यम से अपनी आजीविका का अर्जन करने के बदले देता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। 2 और 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 51 का क्या होगा, 51 का हो जाएगा 2 और 3 सी यहाँ से करेक्ट आंसर। 52 नंबर है, 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसको। बौद्ध संगीति दे रखा है और यहाँ पर इसकी सांप्रदायिक विशेषता क्या है। पहली बात, पहला बोलक है कि प्रथम बौद्ध संगीति आपको जाएगी यहाँ से, ये विनय पिटक और सुत पिटक का संकलन है इसमें। द्वितीय बौद्ध संगीति में आपको हो जाएगा वैशाली में मौजूद हुई थी, हाँ, और यहाँ से हो जाएगा आपका बौद्ध संघ के स्थार विधियों और महासंघिकों का स्थायी विभाजन। तृतीय बौद्ध संगीति तीसरा क्या होगा, सी का 1 हो जाएगा आपका अशोक के शासनकाल के दौरान अभिधम पिटक का संकलन, और चौथा मायान संप्रदाय हो जाएगा ये डी का 4 बुद्ध की प्रतिमा पूजा को स्वीकार किया और सिद्धांतों में परिवर्तन करना। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53-53 आजीवक 6ठी शताब्दी से पूर्व उभरे महत्वपूर्ण नास्तिक संप्रदाय में से एक थे। इस पर विचार करना है, ये किसका सिद्धांत का सर्वोत्तम वर्णन करता है। आंसर 53 का हो जाएगा, ये वर्णन करता है मानव जीवन की भाग्यपूर्ण रूप से नियमित और नियंत्रित होते हैं, जिसे स्वेच्छा के कर्म की प्रभावशीलता के लिए कोई स्थान नहीं होता है। ये सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो आजीवक होते हैं जिनके सबसे प्रमुख आचार्य मक्खली गोसाल थे और नियतिवाद सिद्धांत के विश्वास करती थी, और इस सिद्धांत के अनुसार मानव जीवन और भाग्य पूरी तरह से नियति द्वारा संचालित होते थे, जिसमें व्यक्ति के भविष्य को निर्धारित करने में स्वेच्छा से मानवीय प्रयास कर्म की प्रभावशीलता को कोई भूमिका नहीं होती थी। आंसर 53 का बी करेक्ट है। 54 आते हैं। 54 क्वेश्चन देखो, यहाँ से बैकग्राउंड में थोड़ा सा वॉइस आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से कुछ थोड़ी सी वॉइस अगर आएगी बारिश का तो मैनेज करना है आपको, ठीक है। क्योंकि भी बाहर भी हूँ मैं कुछ टाइम के लिए, मुंबई हूँ, तो आप जानते हो मुंबई में बारिश कितनी होती है ना। तो मतलब 24 घंटे बारिश, 24 घंटे 1-2 घंटे कम कर लो, 18-19 घंटे 20 घंटे कर लो, मतलब बहुत बारिश है। तो फिर भी इतना लॉक करने के बाद भी थोड़ी बहुत वॉइस अगर आ रही होगी तो आपको मैनेज करना है ना। बाकी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा तो बताऊँगा मैं, राइट। आते हैं, देखो 54 है, इस वजह से थोड़ा टेस्ट डिले भी हो रहा है। अभी मुझे टेस्ट नंबर 3 तक खत्म कर देना चाहिए था, ये बारिश की वजह से मैं आपको नहीं करा पा रहा हूँ, इतना थोड़ा स्लो करा रहा हूँ, है ना। मैनेज करोगे तो मैं आगे कराता रहूँगा कंटिन्यू। आगे आते हैं 54। पहला बोला कि चंद्रगुप्त के बारे में विचार करने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और एक संधि के माध्यम से आराकोसिया, एरिया और
पेरोपेनिसडाई और गेड्रोसिया सहित से क्षेत्रों का अधिग्रहण किया था। पहली बात क्या होगी? करेक्ट है। सेकंड, मेगास्थनीज ने सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया था। सेकंड भी करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर सी यहाँ से 54 का करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर आते हैं 55। अशोक की धम्म नीति के बारे में विचार करने। धम्म महामत की स्थापना इसलिए की गई थी कि मात्र बौद्ध संघ को संपूर्ण साम्राज्य में अशोक की धम्म नीति लागू करने के लिए अपर्याप्त माना गया था। पहली बात 55 का क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, 13वीं वर्ष शिलालेख में युद्ध के बजाय धम्म का माध्यम से विजय पर बल दिया गया था। सही है। तीसरा है, धम्म की विजय जो नीति थी उसका उद्देश्य ब्राह्मणवादी और बौद्ध सिद्धांतों के बीच सामंजस्य स्थापित करके संपूर्ण मौर्य साम्राज्य को एक समान धार्मिक विश्वास स्थापित करना था। तीसरा गलत है, क्योंकि धम्म की नीति का उद्देश्य ब्राह्मणवादी और बौद्ध विश्वासों को मिलाकर एक समान धर्म बनाना नहीं था, बल्कि एक सहिष्णु समान और उदारता सामाजिक उत्तरदायित्व को जैसे आधारित होना था, और ये समान नैतिक संहिता थी। तो सिर्फ 5 का आंसर हो जाएगा। 1 और 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 है, मौर्य प्रशासन के बारे में विचार करने। प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख कुमार राजकुमार होता था, जो राजा के प्रतिनिधि के रूप में प्रांत का शासन चलाता था, और उसे महामतों का एक मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता प्रदान की जानी थी। 56 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। रज्जुक जिला प्रशासन का एक समग्र प्रभारी था, जबकि युक्त ग्रामीण स्तर पर स्वतंत्र न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात गलत है, क्योंकि जिला स्तर पर अधिकारी प्रदेष्टा रज्जुक और युक्त थे। रज्जुक नहीं बल्कि प्रदेष्टा जिले का समग्र प्रभारी होता था। यद्यपि मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था, फिर भी ग्रामों को अपने मामलों में प्रबंधन और निश्चित सीमा तक यहाँ पर क्या थे, स्वायत्तता प्राप्त होती थी। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है। 56 का आंसर 1 और 3 करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन 57 है 57। मौर्यकालीन कला, स्तूप और शैलकलश स्थापत्य के बारे में विचार करने। देखते हैं इसको। पहला है स्टेटमेंट यहाँ से ये बोला है, मौर्यकालीन पाषाण कला जो है ये क्या होगी? मौर्यकालीन पाषाण कला जो हो जाएगी ये क्या होगी? इसका हो जाएगा पहला, ये अत्यधिक चमकदार, चिकनी और कांच जैसी सतह के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड, सांची का बृहद स्तूप जो हो जाएगा ये क्या है? ये मूल रूप से अशोक के शासनकाल के दौरान ईंटों से निर्मित और शुंग काल के दौरान पत्थर से विस्तारित। भरहुत स्तूप क्या होगा? भरहुत स्तूप अपने पत्थर के तोरण द्वारों के वेदिकाओं के लिए जाना था। ठीक है, तीसरा भी सही है। चौथा, चैत्य जो था ये मुख्य रूप से भिक्षुओं के लिए आवासीय मठों के रूप में उत्खनित नहीं होगा, क्योंकि चैत्य पूजा स्थल थे जिसमें पूजा अर्पित स्तूप होता था, जबकि विहार मुख्य रूप से भिक्षुओं के निवास करने के लिए उत्तीर्ण होते थे। यहाँ पर क्या होना चाहिए? इसकी जगह लिखा होना चाहिए था विहार, है ना, तो वहाँ पर सही होता। ये गलत हो जाएगा। 1 2 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 57 का 1 2 3। 58 58 हिंद यूनानी शासक पार्थियन और कुषाणों के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताना है। 58 में जो सही हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा यहाँ से, मिनांडर भिक्षु नागसेन प्रभाव के बौद्ध ग्रंथों को अपनाया था, धर्म को अपनाया। रुद्रदामन प्रथम जो था ये क्या होगा? रुद्रदामन प्रथम जो था ये जूनागढ़, उनका जूनागढ़ अभिलेख शास्त्रीय संस्कृत में रचित प्रथम प्रमुख अभिलेख माना जाता था। सेकंड करेक्ट है। गुंडू फर्नीच क्या था? गुंडू फर्नीच बौद्ध सिद्धांतों के समाधान हेतु चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। गलत है, क्योंकि गोंडो फर्नीच सबसे प्रमुख पार्थियन शासक था जिसका साम्राज्य काबुल से पंजाब तक विस्तृत था, और इसका संबंध भारत के सेंट थॉमस के आगमन की परंपरा से है, न कि चतुर्थ बौद्ध संगीति से। चौथी बात है, विम कैटफिश भारत में शासकों द्वारा नियमित रूप से स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ किया गया। करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर आपका हो जाएगा पहला और चौथा, पहला दूसरा और चौथा करेक्ट है ना, डी। पहला दूसरा चौथा डी करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन 59 59 नंबर है। इसमें बोला है कि कुषाण साम्राज्य के कनिष्क प्रथम शासनकाल में अपनी शक्ति को चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। इसका विस्तार दक्षिण में सांची के पूर्व वाराणसी तक था। पहला क्या होगा? पहली बात 59 का करेक्ट है। सेकंड, चौथी बौद्ध संगीति बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया था और मध्य एशिया तथा चीन की ओर बौद्ध धर्म के प्रचार को गतिविधि दी थी। सेकंड क्या होगा? सेकंड गलत है, क्योंकि चौथी बौद्ध संगीति जो थी
इसने बौद्ध धर्म के महायान के रूप में सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया था और इसने प्रचार धर्म की गतिविधियों और एक नया प्रोत्साहन दिया था। और कनिष्क शासनकाल के दौरान बौद्ध भिक्षुओं ने मध्य एशिया और चीन की यात्रा की थी, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में बाहर बौद्ध धर्म प्रचार महत्वपूर्ण योगदान करने में मदद मिली थी। तीसरी बात है, कुषाणों ने सुदूर उत्तर पश्चिम पार्थियन के बाद शासन ग्रहण किया और उत्तर भारत में क्षेत्रों में क्रमिक चरणों में अपना विस्तार किया था। ये बात करेक्ट है। 1 और 3 सही हो जाएगा। 59 का आंसर यहाँ से सी है ना। क्वेश्चन नंबर 60 आते हैं। 60 सातवाहनों के संबंध में विचार करने। पहली बात है, सातवाहन शासकों ने राज्य के राजस्व की रक्षा के लिए धार्मिक संस्थानों को कर मुक्ति, भूमि अनुदान देने से रोक लगा दी थी। 60 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये गलत बात है। सेकेंड बात है, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने पश्चिम भारत में शक शासक नपहान, है ना, या नहपान को पराजित किया और सातवाहन साम्राज्य का महत्वपूर्ण रूप से विस्तार किया था। सेकेंड सही है। तीसरा, सातवाहन साम्राज्य आहार या राष्ट्र नामक प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित था, जबकि गांव प्रशासन ग्रामीण द्वारा संचालित था। तीसरी बात करेक्ट है। 2 और 3 सही है। आंसर यहाँ से बी। क्वेश्चन नंबर 61 61 नंबर, गंधार, मथुरा और अमरावती कला शैलियों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं कर रहा है? कौन सा सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, ये बताना है आपको। देखते हैं, आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका सम्मिलित नहीं है। जो पहली बात है 61 में ये बोला है, गंधार शैली बुद्ध की प्रतिमाओं में हेलेनिस्टिक प्रभाव दिखाई देता है, जिससे पारदर्शक वस्त्र और कुंचित केस प्रमुख विशेषताएं इसकी बताता है। पहला सही है। सेकंड, मथुरा शैली में सफेद संगमरमर का उपयोग नहीं किया गया था। इनकी मूर्तियां स्थानीय रूप से उपलब्ध लाल बलुआ पत्थर से तराशी गई थी, जो इस शैली की विशिष्ट विशेषता का माध्यम बना था। सेकंड गलत है। तीसरा, अमरावती शैली जो है, तीसरा क्या है? अमरावती शैली, ये मूर्तियां सफेद चूना पत्थर से निर्मित की गई थी। इसमें लंबे पतले मानव रूपों की विशेषता दिखाई देती थी। तीसरा क्या होगा? तीसरा करेक्ट है और पहला करेक्ट था, दूसरा गलत हो जाएगा। 1 और 3 सही है। आंसर क्या होगा? सी। गलत पूछा था इसलिए सी होगा, क्योंकि 2 नंबर गलत था मथुरा शैली वाला, और मथुरा शैली में सफेद संगमरमर का उपयोग नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62 आते हैं। 62 नंबर है, सूची 2 को मैच करने राजवंश शासक और इसके विशेषता कौन सम्मिलित नहीं कर रही है? पहला है चोल लिखा है 62 में। चोल जो है संगम युग के 3 प्रमुख शासक राजवंशों में से एक थे। उनकी राजधानी उरैयूर वर्तमान तिरुचिरापल्ली थी, जिसे संगम कविताओं के शानदार इमारतों वाले एक भव्य रूप में वर्णित किया गया था। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, चेर क्या था? चेर वज्जी में राजधानी का कोरकई में प्रमुख बंदरगाह था। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात गलत है, क्योंकि चेर वंश की राजधानी वंजी जो थी वर्तमान करूर में थी, जो व्यापार और शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र थी। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तीसरा, करिकाल चोल जो है ये कावेरी नदी पर सबसे प्रारंभिक बांध के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है, तो बी आंसर होगा, लेकिन गलत पूछा है तो 2। क्वेश्चन नंबर 63, संगम युग के समाज और अर्थव्यवस्था के संबंध में विचार करने। नीतल आर्थिक क्षेत्र में लोग मुख्य रूप से मत्स्य और नमक उत्पादन पर निर्भर थे, जबकि मधुरम जो क्षेत्र था यह मरुदम क्षेत्र में लोग हल पर आधारित होते थे, हल पर काम करते थे। पहला क्या होगा? 63 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात यहाँ से 63 की ये बोला है कि तमिल समाज में सती प्रथा अनुपस्थित होती थी। ये बात गलत है, क्योंकि सती की क्रूर प्रथा तमिल समाज में भी प्रचलित थी और इसे तिपायदल के रूप में जानते थे, लेकिन ये अनिवार्य नहीं था, क्योंकि समाज में विधवाओं की उपस्थिति को संबंध में मिलता रहता है और उनकी दयनीय स्थिति थी। तीसरा है, रोमन विश्व में समृद्ध व्यापार और विकास का प्रमुख रूप से मध्य एशिया के व्यापार को स्थलीय रेशम के मार्ग के रूप में उपयोग के कारण हुआ था, जिससे मुजरिज और कावेरीपट्टनम जैसे बंदरगाह का विकास हुआ। तीसरा गलत है, क्योंकि संगम अर्थव्यवस्था में रोमन दुनिया के साथ समृद्ध व्यापार का मुख्य कारण मानसून की खोज और भारतीय तट में पश्चिमी दुनिया के बीच प्रत्येक समुद्री मार्ग का उपयोग करना था, न कि स्थलीय रेशम का मार्ग बंदरगाह का योगदान। आंसर क्या होगा? सिर्फ पहला करेक्ट है।
सी। 64 आते हैं 64 नंबर, संगम साहित्य के संबंध में विचार करना है। देखते हैं संगम साहित्य के बारे में। इसमें बोला है एट्टू एट्टू तो गई और अट्टू पट्टू संयुक्त रूप से संगम साहित्य के वीर काव्य संकलनों की दो प्रमुख श्रेणियां बनाते थे। पहली बात क्या होगा, 64 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, पहली बात सही है। सेकंड, तिरुक्कुरल 18 उपदेशात्मक ग्रंथों का संग्रह पतिनेन कील कणकों का भाग है। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। ठीक है, इसमें से तिरुवल्लुवर द्वारा रचित तिरुकुरल सद्गुण धन की धर्मी जीवन और अपनी शिक्षाओं के लिए प्रमुख ध्यान रखता है। दोनों बातें यहाँ पर करेक्ट है, पॉइंट को नोट कर लो, अच्छा है, सी करेक्ट है। देखो जो जो नए नए पॉइंट आते हैं इन सबको आप लिखते जाओ, पूरा नोट्स बनाते जाओ, आपका अच्छा सा नोट्स पूरा रेडी हो जाएगा एग्जाम तक में। ठीक है, क्वेश्चन 65 है, गुप्त शासकों के बारे में विचार करने। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में पराजित शासकों को क्षेत्र को अपनी साम्राज्य में मिलाने के बजाय उनके द्वारा अधीनता स्वीकार करने के बाद उन्हें पुनर्स्थापित करने की तीव्र नीति का पालन किया था। 65 पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक के साथ वैवाहिक गठबंधन के माध्यम से गुप्त साम्राज्य को सुदृढ़ किया और पश्चिमी भारत में शासकों को हराया था। एकदम सही है। स्कंदगुप्त ने होड़ों के आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल कर दिया था, लेकिन उनके शासनकाल में गुप्त स्वर्ण सिक्के की गुणवत्ता और विविधता में गिरावट देखी गई थी। क्या होगा ये भी करेक्ट है। आंसर क्या होंगे, 1 2 3 सभी बातें इसके सही हैं। 66 आते हैं, गुप्त प्रशासन के संबंध में विचार करने। गुप्त सम्राट ने परभट्टारक, परम दैवत, चक्रवर्ती और परमेश्वर जैसी उच्च प्रतिष्ठित उपाधियां धारण की थी। क्या होगा पहली बात यहाँ पर 66 का जो रहेगा ये करेक्ट है। सेकंड आते हैं, 66 में सेकंड बोला है कि गुप्त काल के दौरान भूमि अनुदान केवल व्यक्तिगत ब्राह्मणों को ही दिया गया था और नए विकसित क्षेत्रों में पहले ब्राह्मण को समूह को नहीं दिया गया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि गुप्त काल में दौरान भूमि के अनुदान केवल व्यक्तिगत ब्राह्मणों को नहीं बल्कि यहाँ पर ब्राह्मणों के बड़े समूह को भी दिया गया था और इन्हें दूर दराज के क्षेत्रों में बसने के लिए आमंत्रित किया गया था। सेकंड गलत हो गया। धार्मिक प्राप्तकर्ताओं को भूमि अनुदान देने की बढ़ती प्रथा ने गुप्त राजाओं और ब्राह्मणों को देने वाले प्रभाव में योगदान दिया था। तीसरी बात करेक्ट है। 1 और 3 यहाँ पर सही होगा, सही आंसर 66 का सी करेक्ट है। 67 नंबर है, गुप्त काल के संबंध में विचार करना है। स्कंदगुप्त के शासन काल के दौरान सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कृषि उत्पादन के लिए सिंचाई को दिए गए महत्व को दर्शाता है। 67 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है, लोगों को अवैतनिक श्रम के लिए बाध्य किया गया था जिसे वृष्टि कहा जाता था। सेकंड बात भी करेक्ट है। कृषि योग्य भूमि को समानता क्षेत्र कहा जाता था और कृषि के अंतर्गत न आने वाली भूमि को खील अथवा खील या अपहृत कहा जाता था। तीसरा भी करेक्ट है। 67 का पूरा स्टेटमेंट सही है, आंसर 1 2 3। और यहाँ से आपको क्या करना है, गुप्त काल के बारे में तीनों पॉइंट को लिखो गुप्त काल और इसके बारे में पॉइंट लिखो 1 2 3 तीनों पॉइंट और पूरा जाकर डीप में गुप्त काल को अच्छे से रीड करो और एक नोट्स यहाँ पर गुप्त काल का बनाओ अच्छा सा, ये 3 पॉइंट ऐड करके। ठीक है, 68 है, इसमें बोले गुप्त और गुप्तोत्तर काल के दौरान साहित्य विज्ञान और शिक्षा के संबंध में विचार करना है। गुप्त काल में कई पुराणों का संकलन हुआ था, ठीक है, जिन्होंने कहानियों, उपवासों और तीर्थ यात्राओं को माध्यम से विष्णु और शिव की पूजा को लोकप्रिय बनाया। 68 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है, आर्यभट्ट ने वैज्ञानिकों सिद्धांतों पर ग्रहण की व्याख्या की और प्रस्तावित किया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। सही बात है। हर्ष के शासनकाल के दौरान नालंदा महायान बौद्ध शिक्षा के एक केंद्र के रूप में प्रमुख विकसित हुई थी। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। चौथा है, गुप्त काल में शास्त्रीय संस्कृत नाटकों में सभी पात्रों के लिए समान रूप से संस्कृत का उपयोग किया जाता था। चौथी बात गलत है, क्योंकि गुप्त संस्कृत नाटक में सभी पात्रों के लिए समान रूप से संस्कृत का उपयोग नहीं किया जाता था। कालिदास जैसे लेखकों की कृतियों की एक विशिष्ट विशेषता थी कि उच्च जातियों के पात्र संस्कृत में बोलते थे, जबकि महिलाएं निम्न सामाजिक समूहों के प्राकृत भाषाएं बात करती थी। 1 2 3 करेक्ट है, ये भी काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है गुप्त काल के बारे में, तो ये भी आप इसके नोट्स में लिखना। ठीक है, आंसर क्या होगा, 1 2 3 करेक्ट है। क्वेश्चन आते हैं 69 नंबर 69। इसमें बोला है कि स्थल स्मारक और इसका विवरण दे रखा है। पहली बात है,
पहला बोला है कि अजंता की गुफाएं आपको जाएंगी यहाँ पर, ये बुद्ध काल के जो जीवन है उसमें जातक कथाओं को चित्रित करने वाली गुप्तकालीन पेंटिंग करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है भीतरगांव मंदिर, कहाँ पर है ये? कानपुर के जो रहने वाले लोगों उनको पता होगा, है ना, और ज़्यादातर जो घाटमपुर साइड रहते हैं उसे और आइडिया होगा उनको। तो कहाँ पर है ये उत्तर भारत के प्राचीनतम सुरक्षित ईंट निर्मित संरचनात्मक मंदिरों में से एक है और ये गुप्त काल के दौरान उभरी मंदिर स्थापत्य की नागर शैली का प्रतिष्ठित वर्णन करता है। सेकंड करेक्ट है। तीसरा महाबलीपुरम के रथ क्या होंगे? पटक्कल में चालुक्यों द्वारा शैलकृत मंदिर, गलत है, क्योंकि महाबलीपुरम के जो रथ हैं इनका निर्माण पटक्कल में चालुक्यों द्वारा नहीं बल्कि महाबलीपुरम के पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वारा कराया गया था। चौथा है कांची का कैलाशनाथ मंदिर, द्रविड़ शैली के पल्लवों में अधीन निर्मित संरचनात्मक शैली का मंदिर होगा। चौथा करेक्ट है। आंसर 1, 2, 4 ए। 70 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करने। रूस भूति शासकों ने अपनी पहली राजधानी कन्नौज में स्थापित की थी, जहां से हर्ष ने उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। पहली बात क्या है? 70 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है? नहीं करेक्ट है, क्योंकि पुष्यभूति राजवंश ने शुरू में वर्तमान हरियाणा में थानेश्वर से शासन किया था और शुरुआती शासकों ने महाराज की उपाधि धारण की थी जो सीमित संप्रभुता को दर्शाती थी, जबकि प्रभाकर वर्धन ने राजा महाराज की उपाधि धारण की और अपने बड़े भाई राजवर्धन की मृत्यु और बहन राजश्री को छुड़ाने के बाद हर्ष ने थानेश्वर कन्नौज के राज्य को एकीकृत किया था। सेकेंड बात, हर्ष ने कामरूप के भास्कर वर्मन के साथ प्रमुख रूप से इसलिए गठबंधन किया क्योंकि दोनों गौड़ के शशांक पर अपना साझा दुश्मन मानते थे। क्या होगा? सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। तीसरा क्या होगा? तीसरा बोला है कि हर्ष की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य के पतन के परिणाम स्वरूप तुरंत समग्र उत्तर भारत में लंबे समय तक राजनीतिक अराजकता रही थी और किसी भी स्थित क्षेत्रीय साम्राज्य का उदय नहीं हुआ था। क्या होगा तीसरा आंसर स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हर्ष की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य के विघटन लंबी राजनीतिक अराजकता नहीं फैली थी। उसके बजाय उसने प्रारंभिक मध्यकालीन क्षेत्रीय राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की थी और उसको चिन्हित किया था, जिसमें कश्मीर, बंगाल, गुजरात और पश्चिमी भारत के स्थिर राजनीतिक शक्तियों के रूप में उदय हुआ था। आंसर क्या होगा? तीसरा गलत है, पहला गलत है, सिर्फ दूसरा करेक्ट है। गलत पूछा तो पहला तीसरा बी आंसर होगा 70 का। 70 बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है? कौन से देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है? आंसर 71 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक तो कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राजील इसका सही आंसर होगा। 71 का बी करेक्ट है, लेकिन पेरू इसमें नहीं होगा क्योंकि पेरू भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है अतः इसे पार नहीं करती है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 72 72 नंबर है। 72 नंबर क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करना है। इनको उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में लगाएंगे तो हो जाएगा आंसर यहाँ से ये पहला कोलंबिया, उसके बाद आपका इक्वाडोर चौथा, उसके बाद तीसरा पेरू, उसके बाद चिली पहला। 2 4 3 1 इसका सही आंसर है। 2 4 3 1 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 72 का। ठीक है, कोलंबिया इंडीज क्षेत्र के उत्तरी भाग में स्थित है, इक्वाडोर कोलंबिया के दक्षिण में स्थित और पेरू दक्षिण अमेरिका के पश्चिम हिस्से में स्थित है और दक्षिण में स्थित है, और चिली क्या होगा? दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पश्चिम किनारे पर विस्तृत होगा। आगे आते क्वेश्चन 73 नंबर है, आंसर यहाँ से 2 4 3 1। 73 सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। यहाँ पर कैरिबियन द्वीप बोल रखा है और इसका समूह विवरण दे रखा है। देखते हैं, पहला है हिप्पानियोला, है ना। हिप्पानियोला क्या होगा? देखो इन सबको मैप में समझोगे और अच्छा समझ आएगा आपको, क्योंकि मैपिंग का क्वेश्चन है। पहला क्या होगा 73 में? हिप्पानियोला जो हो जाएगा ये 2 संप्रभु देशों द्वारा साझा, है ना। उसके बाद प्यूर्टोरिको क्या होगा? ग्रेटर एंटिलीज में संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र। जमैका क्या होगा? जमैका आपका हो जाएगा क्यूबा के दक्षिण में स्थित संप्रभु देश, द्वीप देश। त्रिनाद वेनेजुएला के उत्तर में पूर्वी तट के करीब स्थित द्वीप। करेक्ट आंसर ए सही है ना। 74 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं कर रहा है? नदी बेसिन तंत्र और संबद्ध देश के हिसाब से नहीं सुमेलित कर रहे, वो हो जाएगा आंसर यहाँ से
साओ फ्रांसिस्को बेसिन अर्जेंटीना और चिली नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि साओ फ्रांसिस्को बेसिन अर्जेंटीना और चिली के संबंधित नहीं है। साओ फ्रांसिस्को नदी पूरी तरह से ब्राजील में प्रवाहित होती है ना, इस वजह से गलत हो जाएगी। बाकी तीनों करेक्ट है। अमेजन बेसिन, रियोनोको और रियो डी ला प्लाटा बेसिन, ये तीनों करेक्ट हैं। 75 आते हैं। 75 बोल रहा है सूची को सूची 2 को मैच करना है। जल डमरुमादे और इनका यहाँ पर अवस्थिति क्या होगी, किसको पृथक करता है? पहला बोल रहा है कि ड्रेक पैसेज आपको हो जाएगा क्या, ये दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के मध्य है ना। मैगलन क्या होगा? मैगलन आपका हो जाएगा बी का 4, मुख्य भूमि दक्षिण अमेरिका और टेरा डेल फेगो मध्य। विंडरबर्ग पैसेज आपका C1 ये, और मोना पैसेज हो जाएगा आपका प्यूर्टो हिप्पालियोना क्षेत्र के बीच। करेक्ट आंसर 75 का ये करेक्ट है। 76 नंबर है वीजी रामजी अधिनियम 2025 के बारे में विचार करना है। ये अधिनियम ग्रामीण आजीविका सुरक्षा के दायरे को विस्तार करते हुए प्रति वर्ष गारंटीकृत ग्रामीण मजदूरी रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन करना है। पहला क्या होगा? 76 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ग्रामीण परिवारों में वित्तीय चल नीति सुनिश्चित करने के लिए यह अधिकतम अनिवार्य करता है कि कार्य पूर्ण होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान कर दिया जाएगा। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसका जो होगा 76 का करेक्ट है। हाँ, सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा है तीव्र और संरचनात्मक विकास सुनिश्चित करने के लिए यह अधिनियम ग्राम पंचायतों को दरकिनार करते हुए परियोजना को नियोजन पूर्णतः संघ सरकार के अधीन केंद्रीकृत कर देता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यह अधिनियम संघ सरकार के अधीन समस्त नियोजन केंद्रीकृत करने के बजाय विकेंद्रीकृत और स्थानिक नियोजन के विशेष बल देगा तथा विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं की तैयारी करने को अनिवार्य बनाएगा। आंसर 1, 2 करेक्ट है। बी, 2 बातें सही हैं 76 में। आगे आते क्वेश्चन 77 नंबर। 77 है, इसमें बोला कि पद्म पुरस्कारों के चयन प्रदान किए जाने वाले के संबंध में विचार करना है। पद्म पुरस्कार समिति जो नामांकनों को मूल्यांकन करती है कि उसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 77 का पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पद्म पुरस्कार समिति का गठन प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है और इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। सेकेंड, चयन की समिति द्वारा एक्सीलेंस प्लस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत केवल दीर्घ सेवा के बजाय असाधारण योगदान वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है। करेक्ट है। राष्ट्रपति द्वारा सूची को स्वीकृत देने के बाद पुरस्कारों की घोषणा समानता प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर की जाएगी। तीसरी बात क्या होगा? गलत है, क्योंकि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। ओनली 2 करेक्ट है। सही पूछा था 77 का बी। 78 आते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन। पशु जन्म नियंत्रण जो है उसके बारे में विचार करना है। 2023 इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के विधिक ढांचे के अंतर्गत जारी किया गया था। 78 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 को पशुओं की क्रूरता निवारक अधिनियम 1960 के अंतर्गत जारी किया गया था, जो पालतू पशु, बंदी और आवारा सामुदायिक पशुओं के कल्याण को संरक्षण को नियंत्रित करता है। सेकेंड बात है, पशु कल्याण सुनिश्चित करने हेतु आवारा कुत्तों की यूथेनेसिया सभी परिस्थितियों में पूर्णतः निषिद्ध होती है। ये बात गलत है, क्योंकि भारत में पूर्णतः प्रतिबंध नहीं है ना, पूर्णतः निषिद्ध नहीं है। ये दोनों बातें गलत हैं। 78 का आंसर सही पूछा तो कोई सही नहीं है। 79 आते हैं, सार्थक पीडीएस योजना के बारे में विचार करना है। इसे 2026 की 31 की अवधि के लिए मंजूरी मिल गई है। 79 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण जैसी तकनीकों का उपयोग करके भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिकीकरण करना होगा। 79 का सेकंड भी करेक्ट है। तीसरा, ये योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन को मजबूत करने का भी लक्ष्य रखेगा। तीसरी बात करेक्ट है। चौथा, ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह से प्रत्येक लाभ अंतरण में प्रतिस्थापित नहीं कर देगा। चौथी बात गलत है, क्योंकि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT से पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं करता, बल्कि मौजूदा ढांचे को आधुनिकीकरण करेगा। 1, 2, 3 इसका करेक्ट है।
आंसर ए सही है। क्वेश्चन 80 नंबर है, 80 नंबर, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के बारे में विचार करना है। PMAJAY अनुसूचित जाति SC समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना होगी। पहली बात क्या है? पहली बात 80 नंबर का स्टेटमेंट यहाँ से 80 का पहला क्या होगा? करेक्ट है। हाल ही में लॉन्च किया गया PMAJAY पोर्टल योजना के सभी 3 घटकों को एकीकृत करने वाला एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। आदर्श ग्राम के घटक के तहत ग्राम विकास योजनाओं की निगरानी कई सामाजिक आर्थिक संकेतक के विकास के क्षेत्र को लेकर डिजिटल के रूप में की जाएगी। पहली बात क्या है? तीसरी बात क्या है? तीसरी बात भी यहाँ से क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। चौथी, PMAJAY मोबाइल ऐप इस योजना के तहत विशेष रूप से छात्रावास संबंधी बुनियादी ढांचे की निगरानी के लिए विकसित होगा। चौथी बात गलत है, क्योंकि PMAJAY मोबाइल ऐप आदर्श ग्राम के तहत सर्वेक्षण और ग्राम विकास की योजनाओं और अनुदान सहायता घटक के तहत लाभार्थी ट्रैकिंग सहित कई घटकों में फील्ड स्तरीय निगरानी को लेकर समर्थन करता है, इसलिए केवल छात्रावास की निगरानी तक सीमित नहीं होगा। 1 2 3 करेक्ट है। आंसर 80 का 1 2 3 ए नंबर। 81 है, हाल ही में लॉन्च किए गए जननी प्लेटफॉर्म के संबंध में विचार करना है, बताना इसके बारे में। ये बोला है ये एक सेवान्मुख डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य पोर्टल को एक उन्नत संस्करण के रूप में अनुदैर्घ्य स्वास्थ्य अभिलेखों को बनाए रखने के लिए विकसित किया गया है। 81 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ये प्लेटफॉर्म QR सक्षम डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा प्रदान करता है और संपूर्ण भारत में पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए अद्वितीय पहचानकर्ताओं के माध्यम से लाभार्थी पंजीकरण को सक्षम बनाता है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। 81 का आंसर सी। 82 कैप्टागोन के संबंध में विचार करने। कैप्टागोन को मूल रूप से एक सिंथेटिक उत्तेजक दवा के रूप में विकसित किया गया है। पहली बात सही है। सेकेंड, पहली बात करेक्ट है। दूसरा, सीरिया ऐतिहासिक रूप से अवैध कैप्टागोन उत्पादन और तस्करी के लिए एक प्रमुख केंद्र रहा है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। आंसर क्या होगा? 1 और 2 करेक्ट है, सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 आते हैं, 83। 1 अप्रैल 2000 से सन 2025 के बीच भारत में निवेश करने वाले शीर्ष 10 निवेशकों में साइप्रस का स्थान 10वां रहा है। मतलब साइप्रस का स्थान इसमें रहा है शीर्ष 10 में। पहली बात क्या है? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी जिसको बोलते हैं, उसने मई 2026 में साइप्रस को श्रेणी फर्स्ट के ऋषि पोर्टफोलियो निवेशक दर्जे के लिए एक पात्र क्षेत्राधिकार के रूप में आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया है। सेकेंड बात क्या होगी? करेक्ट है। तीसरा, राउंड ट्रिपिंग पर अंकुश लगाने के लिए भारत ने साइप्रस के साथ दोहरे कराधान निवारण समझौते को पूर्णतः समाप्त कर दिया तथा उसे स्थायी रूप से अनुसूचित क्षेत्राधिकार क्षेत्र में वर्गीकृत कर दिया है। तीसरा भी करेक्ट है। आंसर 83 का 1 2 3 है ना, तीनों करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है नीचे, वो तो कथन थे, अब नीचे स्टेटमेंट दे रखी है। तो इसको स्टेटमेंट के हिसाब से जो आएगा यहाँ पर काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है 83 का। स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ पर जो पहला आएगा ये यहाँ से एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये कथन 2 देशों में मध्य निरंतर वित्तीय विश्वास की पुष्टि कर रहा है और साइप्रस भारत में विशिष्ट दर्जा प्राप्त करने को लेकर 3 गैर FATF देशों में एक बन गया उसमें। सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट होगी, क्योंकि ये थर्ड स्टेटमेंट को वास्तविक पक्ष के रूप में बता रहा है और इसकी संशोधित कर रहा है इसको। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से जो बोला है कि ये कथन 1 और 2 के लिए क्या कर रहा है? ये संयुक्त रूप से प्रदर्शित कर रहा है और साइप्रस में भारतीय इक्विटी बाजारों के निवेश कर रहा है। तीनों बातें यहाँ से इसकी जो है वो सही बता रहे हैं स्टेटमेंट ऊपर। आंसर क्या होगा? 1 2 3 बी। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 84 नंबर। 84 बोला है क्वाड द्वारा आरंभ की गई तकनीकी और समुद्री सुरक्षा पहल के बारे में विचार करना है। पहली बात है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण संरचना और संरचना की संवेदनशीलताओं को कम करने के लिए सुदृढ़ समुद्र तली नेटवर्क केबल के विस्तार को प्रोत्साहन करता है। 84 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, सेकेंड बोला कि मालाबार अभ्यास भारत और जापान के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसका विशेष रूप से हिंद महासागर में चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति का प्रतिरोध करना होगा।
सेकंड बात गलत है। तीसरा है, हाल ही में आरंभ की गई इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पहल भारत को अपने समुद्री परिक्षेत्र की लगभग वास्तविक समय में निगरानी करने में सक्षम बनाएगी। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3, सही आंसर क्या होगा? बी। आगे आते हैं क्वेश्चन 85। 85 है ओरेस्निक, है ना। ओरेस्निक मिसाइल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ओरेस्निक मिसाइल के बारे में कौन सी बात गलत है? आंसर हो जाएगा 85 का करेक्ट आंसर ये सी। इस मिसाइल में एकल वारहेड डिजाइन होता है जिसे अधिकतम सतही गतिज प्रभाव के लिए अनुकूलित किया जाता है। 85 का आंसर क्या होगा? यहाँ से सी करेक्ट होगा। 86 आते हैं 86। 86 बोले देशों पर विचार करना, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। इनमें से देशों में से कौन देश नॉर्डिक क्षेत्र का गठन करते हैं? नॉर्डिक क्षेत्र का गठन करते हैं। आंसर हो जाएगा 86 का करेक्ट आंसर डेनमार्क, ठीक है, फिनलैंड, राइट, आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये सभी होंगे। इसका आंसर डी करेक्ट है। 87 नंबर है, भारत और सिंगापुर के बीच व्यापार गतिशीलता और संस्थागत ढांचों के संबंध में विचार करना है। इसमें बोला है कि व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते से प्रेरित होकर सिंगापुर वर्ष 2024-25 में भारत का विश्व स्तर पर सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। 87 का पहला स्टेटमेंट के आंसर क्या होगा? गलत है। सेकंड, सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत है, करेक्ट है। तीसरा, सीमा पार पूंजी प्रवाह को सुगम बनाने के लिए सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन ने अपना प्रथम भारतीय कार्यालय शुरू किया था, कहाँ पर? बैंगलोर में, ये भी करेक्ट है। आंसर 2 और 3 इसका सही होगा। पहली बात 87 का गलत है। सही कितना होगा? बी करेक्ट है 2 बात। 88 नंबर है 88। इसमें बोला है भारत चीन सीमा विवादों के संबंध में विचार करना है कि कौन से यहाँ पर इसमें सही सुमेल कर रहे हैं 88 में। पहला देखते हैं। पहला बोला है कि पश्चिमी क्षेत्र अक्साई चीन भारत अपने दावे को अधिकार जॉनसन रेखा को मानना, पहला सही है। सेकंड बोला मध्य क्षेत्र में सबसे विवादित क्षेत्र चीन जिसे दक्षिण तिब्बत बनाता था, ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि मध्य क्षेत्र को सबसे अधिक विवादित क्षेत्र नहीं मानते थे, इसे समानता सबसे कम विवादित क्षेत्र मानते थे और इसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड शामिल है, पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा है पूर्वी क्षेत्र में मैकमोहन रेखा जिससे चीन इसे स्वीकार करता है और अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण तिब्बत के रूप में अपना दावा करता है, ये बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 करेक्ट है। 88 का बी यहाँ से 2 बात सही है। 2 का मतलब क्या हुआ? 2 बातें सही है, लेकिन क्या पूछा है इसमें? सही पूछा है ना। चलो जो भी सही हो आप देख लो हिसाब से, क्योंकि मैंने बताया आपको पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। स्टेटमेंट से कुछ भी हो सकते हैं, स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं देना है, अपनी चीज़ों पे ध्यान दो कि क्या बातें बताई जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 89 89 बोला है नाटो के संबंध में विचार करना है। नाटो की स्थापना 1949 में वाशिंगटन की संधि के माध्यम से हुई थी या की गई थी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। स्वीडन वर्ष 2024 में नाटो का नवीनतम सदस्य बना है, सेकंड क्या होगा? सेकंड भी सही है, पहला दूसरा दोनों करेक्ट हैं, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर है क्यूबा के संबंध में विचार करना है। क्यूबा कैरिबियाई क्षेत्र का सबसे छोटा द्वीप है। 90 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 90 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि क्यूबा कैरिबियाई क्षेत्र का सबसे छोटा द्वीप नहीं है, ये वास्तव में ये कैरिबियाई सागर का सबसे बड़ा द्वीप होना चाहिए। सेकंड, क्यूबा में पाया जाने वाला बी हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है, सेकंड बात करेक्ट है। और ये क्यूबा में पाया जाने वाला बी हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। ये क्यूबा के वन पारिस्थितिक तंत्र में कई दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियों के घर होते हैं जो इस प्रायद्वीप के समृद्ध जैव व्यवस्था तथा पारिस्थितिक महत्व को दर्शाती है। 90 का बी करेक्ट है। 91 आते हैं भारत के वर्ष 2026 के जो अमेरिका चीन शिखर सम्मेलन के बारे में विचार करना है। इसमें बोला है कि एक संभावित अमेरिकी चीन G3 विश्व व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से द्विध्रुवीय वैश्विक संरचना को बढ़ावा देने के साथ साथ भारत में दीर्घकालिक विदेश नीति को निर्धारित करने के लक्ष्य को संरेखित करता है, पहली बात गलत है। सेकेंड, अमेरिका चीन संबंध में सुधार संभावित रूप से भारत की चीन प्लस रणनीति को सुदृढ़ कर सकता है क्योंकि चीन कंपनियां वास्तविक और आपूर्ति श्रृंखला को स्थानांतरण में तेजी ला सकती हैं, सेकेंड ये भी गलत है। तीसरा,
अमेरिका और चीन के मध्य प्रस्तावित रणनीतिक स्थिरता पर आधारित रचनात्मक संबंध भारत के लिए क्वाड की सामरिक प्रासंगिकता को कमजोर कर सकता है। ये बात करेक्ट है। पहला दूसरा आंसर गलत है इसका। सही पूछा है तो क्या होगा, केवल 3 करेक्ट है, बी। 92 नंबर है, भारत नीदरलैंड रणनीतिक साझेदारी 26 से 30 के बारे में विचार करना है। भारत और नीदरलैंड ने सेमीकंडक्टर अनुसंधान तथा विश्वसनीय हार्डवेयर आपूर्ति श्रृंखलाओं को सहयोग करने में सहमत व्यक्त की है। पहली बात करेक्ट है। सेकंड बात यहां से इसकी, सेकंड बात बोला है इस साझेदारी के तहत नीदरलैंड अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का संस्थापक सदस्य बन गया है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो भारत में नीदरलैंड्स के बीच अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वैश्विक जैव गठबंधन एकीकृत जैसे मिशन को लेकर उल्लेख किया गया था। हालांकि नीदरलैंड इस साझेदारी के माध्यम से इसका संस्थापक सदस्य नहीं बनाया गया है, क्योंकि ये गठबंधन पहले से ही 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान भारत और फ्रांस में शुरू किया जा चुका था। 1 सिर्फ करेक्ट है, आंसर यहाँ से 92 ए करेक्ट है। 93 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है एंटी डंपिंग ड्यूटी संस्थागत एवं विनियामक ढांचे के संबंध में विचार करना है। क्रम संख्या और प्राधिकरण समझौता कार्य भूमिका क्या होगी इसकी है। ठीक है, पहला बोले कि इसमें व्यापार उपचार महानिदेशालय कथित डंपिंग सब्सिडी प्राप्त आयतों एवं सुरक्षा उपायों से संबंधित न्यायिक ढांच जो जांच है उसकी करना। ठीक है, पहला क्या होगा, 93 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है वित्त मंत्रालय एंटी डंपिंग तथा प्रतिकारी शुल्कों के अधिरोपण संशोधन अथवा समाप्ति का अंतिम निर्णय लेता है। सेकंड बात यहाँ से क्या होगी, ये भी करेक्ट है। तीसरा GATT 1994 का अनुच्छेद से 6 जो है WTO के सदस्यों को उद्योग घरेलू को अनुचित व्यापारिक प्रथाओं से संरक्षण प्रदान करने के लिए मत लगाता है। तो क्या होगा, ये तीसरा भी करेक्ट हो जाएगा। तीनों सही है। 93 का 1, 2 और 3 सभी यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे तीनों। क्वेश्चन नंबर 94 है। 94 बोला भारत में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में विचार करना। भारत में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के निर्माण, संचालन और प्रबंधन की निगरानी प्रत्यक्ष रूप से हाइड्रोकार्बन निदेशालय द्वारा की जाती है। 94 पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल भंडारण का प्रबंधन इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व द्वारा किया जाता है, जो एक विशेष प्रोजेक्ट वाहन होता है तथा तेल उद्योग विकास बोर्ड की इसकी सहायक कंपनी होती है। ठीक है, और ये जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन है, ना कि हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय। ठीक है, 1 गलत है। सेकंड बोला वर्तमान में भारत में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में सक्रिय SPR सुविधाएं उपलब्ध हैं, जबकि अनुमोदित विस्तार योजनाओं के अंतर्गत ओडिशा में एक नए भूमिगत भंडारण की सुविधा स्थापित करना शामिल है। तो सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है इसकी, ओनली 2 आंसर बी। आगे आते क्वेश्चन 95 खरीफ अभियान के बारे में विचार करना 2026 के लिए। कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में विचार करना है। पहला बोला है ये नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, इसमें राज्य सरकार, वैज्ञानिकों और किसान उत्पादक संगठन जो हैं उसको शामिल करके कृषि में सहकारी संघवाद पर जोर दिया जाएगा। सेकंड बात भी करेक्ट होगा। तीसरा, इसने कृषि समवर्ती सूची का विषय घोषित किया है। इसने कृषि को समवर्ती सूची का विषय घोषित किया है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि कृषि मुख्य रूप से राज्य सूची का विषय है, न कि समवर्ती सूची का। 1, 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 96 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक असाधारण ऊंचाईगत ढाल के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें से उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय से लेकर समशीतोष्ण एवं अल्पाइन जलवायु के क्षेत्र की विविधता पाई जाती है। सेकेंड बात क्या होगी, मतलब इसका जो स्टेटमेंट है क्या होगा, तो पहला है बोल रहा है दार्जिलिंग, हेमिस, ग्रेट हिमालय और नामदफा। आंसर हो जाएगा 96 का करेक्ट आंसर यहाँ से जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है ये इसका सही आंसर होगा। 97 है अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में विचार करना है। इसकी संरक्षित क्षेत्र की सीमाओं के अंतर्गत शामिल है कौन। आंसर हो जाएगा 97 का करेक्ट आंसर सेंद्रने वन्यजीवभरण, पिपारा वन्यजीवभरण, नेव्यार वन्यजीवभरण और कलंकड़ मुंडन थुराई वाघाभ्यारण्य। इसका आंसर होगा ए नंबर। 98 नंबर है। 98 बोला कि पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के संबंध में विचार करना है। आधुनिक पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रणालियाँ भविष्य में ऐसे त्रुटि सहिष्णु क्वांटम कंप्यूटर के प्रति संवेदनशील हो सकती हैं जो शोर एल्गोरिदम को निष्पादित करने में सक्षम हो। 98 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है।
पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का उद्देश्य ऐसी क्रिप्टोग्राफी सिस्टम को विकसित करना है जो क्लासिकल और क्वांटम दोनों प्रकार के कंप्यूटेशनल हमलों के विरुद्ध सुरक्षित रहते हैं। तीसरा बोला है कि क्वांटम वितरण के विपरीत मुख्य रूप से क्वांटम प्रौद्योगिकी जो होती है भौतिकी उसकी सिद्धांतों के बजाय गणितीय रूप से कठिन कंप्यूटेशनल समस्याओं पर आधारित होता है। ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि मौजूदा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रणाली भविष्य में शक्तिशाली त्रुटि सहिष्णु क्वांटम कंप्यूटर को विकसित होने पर कमजोर हो सकती है। तो गलत हो जाएगा तीसरा। 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा? 98 का 1 और 2 सही है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इसके करेक्ट होंगे। ठीक है, ये दोनों रीड करना है, इसके हिसाब से आपका जो पहला दूसरा स्टेटमेंट आएगा ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के बारे में विचार करना है। इसे जमीन पर स्थित बख्तर 1 टैंकों जैसे लक्ष्यों के साथ हेलीकॉप्टर पर ड्रोन जिसे हवाई खतरों को भी निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। 99 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 99 पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बोला है कि यह मिसाइल सीमित रूप से समतल भूभाग का उपयोग को उसके लिए उपयुक्त होती है क्योंकि इसका डुअल चैनल सीकर कम तापमान और उच्च तंगुता वाले क्षेत्रों में परिचालन सीमाओं को सामना करता है। क्या होगा? सेकंड यहाँ से गलत है क्योंकि यह मिसाइल विशेष रूप से भूभाग विविधता को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जिससे यह समतल मैदान के साथ साथ उच्च तंगुता वाले क्षेत्रों में भी उपयोग शामिल होता है। तो ये गलत होगी। तीसरा है, इसमें 2 वे रियल टाइम डेटा लिंक है जो ऑपरेटर को लॉन्च के बाद भी लक्ष्य से बदलने के लिए सटीक निशाना बनाने की सुविधा देता है। तीसरा करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है, तो क्या होगा? सी नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन 99 हो गया, 100 नंबर है। भारत में पुराने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र के बारे में नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं के प्रस्तावित करने का कदम को साथ विचार करना है। पहला है, शांति अधिनियम 2025 में निजी क्षेत्र की भागीदारी को क्या करता है? नाभिकीय संचालन और ईंधन प्रबंधन में अनुमति देता है। 100 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 100 नंबर का ये करेक्ट है। ठीक है। दूसरा, मौजूदा ताप विद्युत संयंत्र जो होते हैं स्थल है ना, ये इसलिए विचार किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर पहले से ही भूमि जल उपलब्धता का और ग्रिड और संरचना मौजूद होती है। सेकेंड बात भी क्या है? करेक्ट है। तीसरा बोला है, भूकंपी जोन 5 में स्थित स्थलों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि नाभिकीय सुविधाओं के लिए उन्नत भूकंपी परीक्षण उच्च सुरक्षा मानकों की आवश्यकता होती है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? क्या होगी तीसरी गलत है। क्यों? तीसरी इसलिए गलत है क्योंकि नाभिकीय स्थल चयन मानदंड के अनुसार भूकंप 5 जो होता है उसके क्षेत्र जोखिम वाले होते हैं, काफ़ी जोखिम वाले होते हैं, जैसे भूकंपी 5 में सक्रिय भ्रंश के निकट स्थित स्थानों का अयोग्य माना जाना। ठीक है, तो सिर्फ 1 2 यहाँ से करेक्ट है। इसका आंसर 100 का ए यहाँ से सही आंसर होगा। तो इस टाइप से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए टेस्ट नंबर 2 जो है मेंटरशिप दृष्टि का यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका टेस्ट नंबर 3 भी करेंगे, जो कल हो चुका है टेस्ट नंबर 3, उसको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 से, फिर हम लोग लेवल पे आ जाएंगे एकदम। ठीक है, अभी मैं इस वजह से थोड़ा लेट कर रहा था क्योंकि जो बारिश होती है तो काफ़ी तेज़ बारिश की वजह से कुछ चीज़ें पीछे बैकग्राउंड की ब्लर सुनाई देती है ना, आप लोगों को नहीं बोला था। अगर मैनेज करोगे तो मैं कंटिन्यूस को जारी रखूँगा क्योंकि बारिश कंटिन्यू हो रही है, बंद भी नहीं हो रही है, और मुंबई का बता रहा हूँ मैं ये, है ना। तो अभी यहाँ पे हूँ मैं, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा जितना होता है उतना मैं रिकॉर्ड करके एडिट करके ऐड करता हूँ इसमें, है ना। तो मैनेज करना है छोटी सी चीज़ आपको, है ना। कुछ ही दिन की बात है, 2 से 4-5 दिन की बात बस। उसके बाद में 5-6 तारीख तक आपको फिर से अपना जो अपनी जगह पहुँच मैं आपको करूँगा ये। ठीक है, अभी कुछ कारण से मैं बाहर हूँ मुंबई। एंड करते हैं से इसको। कुछ डाउट है नीचे कमेंट में पूछें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।